Okay, guys, from me, official starting of Cayley Hamilton's theorem. नेक्स्ट टॉपिक है कैली हैमिल्टन्स थ्योरम. ठीक है, हैमिल्टन्स थ्योरम. बढ़िया. सबसे पहले पता होना चाहिए भाई क्या थ्योरम है. बड़ी इजी सी है कि इच स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. क्लियर है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुद की वाले को सेटिस्फाई करती है. मतलब ये है, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं. बताओ भाई, ए ट्रिपल वन वाले ले लो, इजी लगती है. ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी सोचेगा. लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर ट्रेस प्लस लैम्डा सम ऑफ माइनर्स. जीरो जीरो है सारा कुछ. अरे वैसे क्या, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो भी है. अच्छा, तो ये जो भी आई भाई अब अपने में कोई मतलब नहीं है. ये आई. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स खुद भी सेटिस्फाई करेगी. उसका मतलब ये है कि आप लैम्डा की जगह ए डाल सकते हो. ए का मतलब हो गया ए क्यूब माइनस 3a² इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन. टॉपिक का पूरा नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. पहला एप्लीकेशन सुनिएगा. एप्लीकेशंस. ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ही सकते हो. पहला एप्लीकेशन ये है, लैम्डा आई कैन बी ऑब्टेन्ड. कैसे? आपको ये दिया जाएगा. ठीक है, अब ए की जगह लैम्डा डाल लो, है ना. तो फिर आइगन वैल्यू आ जाएंगे. आएगी, लैम्डा स्क्वायर को बाहर ले लो, लैम्डा माइनस 3, आपका लैम्डा आ गया 3 एंड 0 0. बोलेगा ये कार्यक्रम तो आपने पहले ही कर लिया. कहाँ? निलपोटेंट में, इनवॉलेंट्री में, एंड चारों में बोल सकते हो. चारों रंग बिरंगी है ना, उन्हीं में ही बोलो. कर लिया नहीं कर लिया? जैसे आपकी वो थी इडम्पोटेंट थी, उसमें ये था, तो आपने यही तो किया था. लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा 0 बना गया था. आना बोलिए आप. ये काम तो पहले ही कर चुके हो तुम. आना बोलिए. बस इतनी सी बात है. पहला एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कि आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये तो एक काम हो गया पूरा तरीके से तमीज से आना. ऑप्शन वाले क्वेश्चन में अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया जाएगा, तो आप ऑप्शन में वो चीज लगा लेना कि जो आइगन वैल्यू है, अगर 3 है, का जो सम है वो माइनस बी बाई ए होगा. वो चीज यहाँ पे लगा देना. दो दो का प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा. फिर भाई बात समझ रहे हो ना भाई. और ये 3 3 का प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा. इस तरीके से कर लेना. यहाँ पे इस तरीके से कर लेना. आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे ऑप्शन वाला हो चाहे सीधे तरीके से पूछ, पूरा प्रोसेस से जाना हो. ठीक है, तो ये बड़ी बात है ही नहीं ना. सीधे सी थ्योरम बस ये पता ही होनी चाहिए थी, इसके अलावा कोई और ड्रामा नहीं है. ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्लियर है. दूसरा, वी कैन फाइंड ए इनवर्स या हायर पावर्स ऑफ ए. ये फालतू का एप्लीकेशन है पर फिर भी देखना. हायर पावर्स ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? मान लो एक 3x3 मैट्रिक्स है ए. ठीक है, कुछ भी है, उसकी वो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मान लो ये है. कि भाई ये भी सही है नहीं है वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बस मान लिया कि ऐसा कुछ है. ठीक है, तो अभी आप हाँ लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करेगी ये. -4i. कृपया ना भूलें, कृपया ना भूलें. समझ गए बात को क्यों आई है वो. ठीक है. अच्छा, तो उसने पूछा हायर पावर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट मुझे A5 फाइंड आउट करना हो या A4 करना हो पहले, तो भाई पूरी इसको A से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या बन गया? A4 बन गया, -2a³ बन गया, +3a² बन गया, और -4a बन गया, और इक्वल टू 0. अब ये मेथड पता है क्या कहता है कि A4 हो जाएगी 2a³ -3a² +4a. हालांकि सबसे वाहियात तरीका है पावर्स फाइंड आउट करने का. क्यों?
क्योंकि ए क्यूब यहाँ पे रखो, ए क्यूब की मैट्रिक्स निकालो, बोले ए स्क्वायर की रखो यहाँ पे, क्योंकि ए तो तुम पे है ही ना, और फिर इसको डालो और फिर ए फोर आ जाएगा। ए भाई कैले आया ना, भाई बारीक नहीं आ रही गाली देने की कैले को। दो बंदे मिले कैले और हैमिल्टन और बोले ये बनाया तुमने, तो जब साला ए क्यूब निकाल लिया तो ए फोर वैसे ही कर लूंगा मेरे भाई, आया ना। बट दिस इज द मेथड, कर तो सकते ही है। ऑल सेट। ऐसे ही एक वाहियात सा एप्लीकेशन है, मेरी बात समझ गए ना, पूरा गाली खाने वाला एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन बोला आप ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ए इनवर्स ऑब्टेन किया जा सकता है। उसका देखना क्या था, मान लो इस तरीके की कोई इक्वेशन आई है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके की थी, कुछ भी प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। आप बोले कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि मैट्रिक्स है वो खुद भी इसको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना कि आई लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स तभी बनेगी ना पूरी, ठीक है। अच्छा, अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने की बात थी, तो आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा, फिर यहाँ ए स्क्वायर हो गया, माइनस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 6 ए इनवर्स हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आप कर लीजिए, ये वही तरीका है, इसको उधर ले गए तो 6 ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स हो गया आपका 1/6, इधर लिया है 1/6 1/6 1/6, और कर दूंगा भाई, आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गलती नहीं होगी तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ए इनवर्स आ गया, अब तरीका तो है, बट किसको चाहिए ये तरीके, फालतू का ही है, आया ना, ऐसे ही है बस। हायर पावर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ए इनवर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, 3 एप्लीकेशन बताया मैंने, ठीक है। एक लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, तुम्हें कौन सा इसका सही वाला लग रहा है, सिर्फ पहला एप्लीकेशन ऐसा है जो काम की बात है, बाकी तो फालतू की पंचायती है, ओवर एंड आउट। कैले हैमिल्टन थ्योरम इज कंप्लीटेड, ठीक है, हो गया सब कुछ सेट। बढ़ जाए दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर मैट्रिसेज एंड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सुनिएगा मेरे भाई, बड़े आराम आराम से। दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है, दोनों को सिमिलर मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, ये बात है। फिर जब सिमिलर बोला जा रहा है तो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी, उनका क्या क्या सेम होगा और क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, ये अपने को देखना है अभी, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स है ए और बी, बी अगर ऐसे लिखी जाए, बी इनवर्स एपी ना, बी इनवर्स एपी, ठीक है। अगर ऐसे लिखी जाए, मतलब इनमें दोनों में ये कनेक्शन हो, ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, इफ ये चीज हो, ठीक है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर मैट्रिसेज, सेट टू बी सिमिलर मैट्रिसेज, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इनटू बी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हो एक्चुअल में, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड moreover this is a unitary transformation, this is a unitary transformation। उसका पीछे रीजन ये है, बिकॉज P नोन एज मॉडल मैट्रिक्स, P का नाम क्या है, मॉडल मैट्रिक्स, इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसी है, यूनिटरी है। तो अब सुनिएगा पूरी कहानी, अब आया, अगर इस तरीके का कनेक्शन हो तो ए और बी को सिमिलर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो P है उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज होने चाहिए कि वो क्या है। P है वो होती है आपकी, नाम है उसका मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। पहले तो नाम मॉडल, मॉडल में ई नहीं आएगा, वो वाला मॉडल नहीं, ठीक है, ये वाला मॉडल, ठीक है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि ये यूनिटरी है, पहली चीज तो, और ये यूनिटरी है इसीलिए यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आपने बोल दिया इसको, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स है P। एक और खास बात है, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो तुम समझते ही हो, वो तो मैं डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जो खास बात है वो ये है कि इसका इनवर्स भी फाइंड आउट किया जा सकता है। भाई ये P है, यहाँ P इनवर्स लिखा हुआ है तो इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, तभी तो यहाँ लिखा हुआ है। तो जिसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं,
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और दूसरा अपन उसका नाम एक और भी होता है, नॉन सिंगुलर है। उसका मतलब ये भी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका नॉन जीरो, ए की बजाय पी लिखता हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये इस खास बातें हैं इनकी, तो ये सारा एक ही जगह लिख दिया मैंने, चलेगा? ठीक है। और सिंस ये यूनिटरी है इसलिए इसका नाम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, और वैसे नाम ऑफिशियली तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ही। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए नाम रखा क्योंकि आप इससे ऑब्टेन क्या कर रहे हैं, बी ऑब्टेन कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से ए से बी ऑब्टेन कर रहे हैं। और इन दो की खास बात यह है कि दोनों एकदम सिमिलर मैट्रिक्स है। अब सिमिलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या होता है वो और अपन बात करते हैं। यहां बातें क्लियर है सारी की सारी? अच्छा, क्वांटम में आपने एक चीज भी पढ़ी थी, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था आपका कि अगर आपका एक ऑपरेटर ए है और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ए प्राइम ऑब्टेन कर सकते हो ए से, और ये था यू डैगर, यू डैगर, हाँ यार, यू डैगर से। इसमें थोड़ा फर्क है, मैं इसलिए नोटिस करा रहा हूँ वैसे। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इस वजह से बोला गया है यहाँ पे कि ये जो मैट्रिसेस जो इस्तेमाल हुई है ए को बदलने के लिए बी में, वो यूनिटरी है। बेटा इधर ध्यान, हाँ यार ना, चलेगा आपको? ठीक है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया क्या कि आपको याद रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सिमिलर मैट्रिसेस में क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है। ए और बी में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेज है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सब कुछ में क्या क्या आता है? ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा भाई। अ, इसका और इसका दोनों का सेम रहेगा। मैं सेम को सेम लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों का सेम रहेगा। और क्या होता है एक मैट्रिक्स के लिए? आइगन वैल्यूज, ठीक है, दोनों की सेम आएंगे, ठीक है। और क्या होता है? रैंक, रैंक ऑफ ए बोलेंगे इसको, और सेम होगी मतलब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी बराबर होगा, ठीक है, सेम, ठीक है। रो से बोलते हैं रैंक को। और क्या होता है एक मैट्रिक्स के लिए? डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट भी दोनों का सेम होगा, ए और बी का सेम होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्या बोलते हैं, रो ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी, लैम्डा आई ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा आई ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। और क्या होती है प्रॉपर्टीज में? ट्रेस, जब आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस भी सेम ही आएगा, डिटरमिनेंट भी सेम आएगा, ठीक है। तो ट्रेस भी दोनों का सिमिलर होगा। और मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? बस यही है, मैन तो 5 ही तो है। और एक है लास्ट जो डिफरेंट होगी, वो है आइगन वेक्टर्स। अगर तुम इनवर्स की बात करो तो इनवर्स तो डिफरेंट होगा दोनों का, इनवर्स डिफरेंट होगा, शकल सूरत एकदम अलग अलग है दोनों की, ठीक है। इनवर्स डिफरेंट होगा अगर तुम्हें लिखना हो तो। आइगन वेक्टर्स है वो डिफरेंट है, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। बातें क्लियर है एकदम? सिर्फ एक चीज अलग है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम। प्रॉपर्टीज में इनवर्स काउंट नहीं होता, प्रॉपर्टी तो यही होती है एक मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे क्या? ट्रेस सेम होने से डायगोनल एलिमेंट सेम थोड़ी रहेंगे प्लीज। सम सेम है यार, डायगोनल एलिमेंट सम, अब तुम मान लो सम 10 आ रहा है तो उसको 7+3 0, 7 3 0 ऐसे भी 10 आएगा, 5 5 0 उससे भी 10 आएगा, 4 4 2 उससे भी 10 आएगा। डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे ऐसे थोड़ी कह रहा हूं मैं, आना बोलिए। डायगोनल की बात नहीं कर रहे ना अपन, जनरल बात कर रहे हैं ना, जनरल बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? सिर्फ आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, बाकी सब सेम होता है, ऐसे याद रखिएगा। ये कहीं यूज हुआ था, दुर्गा ने रिप्लाई किया था अगर आपको याद हो तो, पीछे क्वांटम में, सिमिलर मैट्रिसेस सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी कोई बात है पहले क्वांटम में यूज। कोई बात नहीं है, हो गया टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। हमको क्या फायदा होगा यहाँ से भाई? कभी सिमिलरिटी सिमिलर मैट्रिक्स निकालने को बोले तो ऐसे पी देना पड़ेगा उसको, पी देना पड़ेगा तो निकाल के दे देना, ये आएगी, आया ना, ठीक है, हटा दूं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन। रिवाइज कराऊं पीछे वाला, या काम हो गया? एक बार रिवाइज करा देता हूं। ए और बी दो मैट्रिसेस की बात हो रही है, दोनों सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएंगी सिर्फ तब जब आपको बी को ऐसे लिख दो, पी इनवर्स एपी। अगर ये दोनों में कनेक्शन है तो आपकी
बी है वो सिमिलर टू ए है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो लैंग्वेज में, इफ एनी टू मैट्रिसेज आर कनेक्टेड बाय द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देन दे आर सिमिलर मैट्रिसेज, ठीक है। वेयर द पी इज ए मॉडल मैट्रिक्स, नाम तो उसका मॉडल मैट्रिक्स है, एंड दैट इज यूनिटरी एंड इन्वर्टिबल, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, या चलो इतना हो गया बहुत है, बढ़ जाओ। अब एक खास टॉपिक आ रहा है, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स और इट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट, उसको मैं थोड़ा बाद में कराता हूँ, पहले डायगोनलाइजेशन को समझो। डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है, का डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। ए का, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है। डायगोनलाइजेशन का मतलब है भाई कि इसका डायगोनलाइज फॉर्म ऑब्टेन करना। डायगोनलाइजेशन का क्या मतलब है, ऑब्टेनिंग डायगोनलाइज फॉर्म, डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ ए। तेरी डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ ए क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन ये है, हाँ ना बोलते रहिए। इस डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ ए को मैं डीए लिख देता हूं कि डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, इसको ऑब्टेन करना। तो डीए क्या होती है भाई, डीए होती है ये, यहाँ पे आइगन वैल्यूज आ जाती है, ए की जो आइगन वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये डायगोनल फॉर्म हो गई, क्लियर है। अब आता है तो डायगोनलाइजेशन क्या हुआ, ऑब्टेनिंग डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, वाया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसे करते हैं डायगोनलाइजेशन, किससे कैसे करते हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में मॉडल मैट्रिक्स जो इस्तेमाल हो रही है वो खास होती है, ठीक है। वो क्या होती है, वाया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग मॉडल मैट्रिक्स made up of made up of eigenvectors of A। अब सुनना ढंग से, मॉडल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ही डायगोनलाइजेशन होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब जो डीए है उस ए का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने से आएगी। ए का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पी इनवर्स एपी कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि जो पी मॉडल मैट्रिक्स है वो ए के आइगन वेक्टर से बनेगी यूजिंग मॉडल मैट्रिक्स मेड अप ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। अच्छा, आइगन वेक्टर्स मान लो आपका ए का आइगन वैल्यू ये है 3, और इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ये है, ठीक है। और मैं इनको भी फर्दर लिख देता हूँ कुछ ऐसे, ये लेट A1 A2 A3 है, ये लेट B1 B2 B3 है, ठीक है, और ये लेट आपका C1 C2 C3 है, ठीक है। तो आपका एक आइगन वेक्टर यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये मॉडल मैट्रिक्स जो बनेगी उससे फिर तुम ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तुमको डीए ऑब्टेन होगा, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 मतलब ये है कि A1 A2 A3 यहाँ रख दो आप, B1 B2 B3 यहाँ रख दो, C1 C2 C3 यहाँ रख दो, ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स, वो ध्यान रखना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स, क्लियर है। अच्छा, जिस सीक्वेंसिंग में तुम यहाँ रखोगे इनको, लाइक तुमने अभी x1 x2 x3 रखा है, तो जो डीए आएगा वो उसी सीक्वेंस में ये आइगन वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। अगर तुम्हारा सीक्वेंस ये है x1 x2 x3, तो x1 करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू यहाँ आएगी, x2 करस्पॉन्डिंग वाली यहाँ आएगी, x3 करस्पॉन्डिंग वाली यहाँ आएगी। अब कोई उल्टा पुल्टा भी रख सकता है इनको, आया ना। मान लो किसी ने ऐसे रख दी, P जो बनाया किसी ने आइगन वेक्टर से बनती है, उसने x2 यहाँ रख दिया, x1 यहाँ रख दिया और x3 यहाँ रख दिया, तो जो डीए आएगा वो कैसे आएगा भाई, P इनवर्स AP करेंगे और फिर डीए जो आएगा वो ये आएगा भाई, λ2 λ1 और λ3। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, जो ऑर्डरिंग यहाँ है वो ऑर्डरिंग उधर में, अब सब कनेक्टेड है। ये तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया पूरा। अच्छा, अब एक बात चीज है, जब तुमने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन किया है तो ए और डी, ए दोनों सेम सिमिलर मैट्रिक्स होंगी,
ये मैं तुमको फील कराता हूँ कि सिमिलर है या नहीं है। बढ़ जाओ। ए और डी ए दोनों सिमिलर मैट्रिसेज होंगे। मैं ए डी ए को इधर लिखता हूँ, ए को इधर लिखता हूँ, ठीक है। और आप बताना क्या क्या चीजें अपन बातें की थी वो सारी है या नहीं है। सबसे पहले बात की थी ऑर्डर। ए मान लो तुमने 3x3 लिया था, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका भी तो 3x3 बनेगा डायगोनलाइज फॉर्म, आया ना। ऑर्डर सेम है या नहीं है, ठीक है। आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू इसकी मान लो λ1 λ2 λ3 थी। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो बन रही है आपकी वो ये बन रही है, ये बन रही है, अगर वो सीक्वेंसिंग इस तरीके से तुमने ली होगी तो, ठीक है। तो फिर आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का क्या है, वही तो है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, वो वही तो है, आया ना। तीसरा आपका था रैंक। रैंक देखिए जो इसका रैंक होगा वही उसका रैंक आने वाला है। क्यों, अगर ये तीनों में से कोई भी एक जीरो होती है, मान लो ये जीरो होती है, तो इस रैंक का 2 हो जाएगा, इसका भी रैंक फिर 2 ही हो जाएगा। अभी रैंक को मैं बाद में फाइंड आउट करना सिखाऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा, बट रैंक सेम रहेगा, दोनों का रैंक सेम रहता है, ठीक है। अच्छा और क्या था आपका, क्या था, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आइगन वैल्यू से ही तो डिटरमाइन होते हैं, और ट्रेस वो भी आइगन वैल्यू से डिटरमाइन होता है। तो अगर आइगन वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी तो सेम ही रहेंगे। बोलते रहो यार। आइगन वेक्टर डिफरेंट होने वाले हैं, वो तुम्हें दिख गया, बताओ कैसे। इसके तो x1 x2 x3 हैं, और उसके तुम मुझे बता सकते हो डायरेक्ट ही। उसका सर एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, मुंह खोल दो, दोनों अलग अलग है। तो ये तो a1 a2 a3 थे, ये b1 b2 b3 थे, ये डिफरेंट है, आइगन वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। बोलो। तो कुल मिला के डायगोनलाइजेशन और सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आप सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो P होती है वो कुछ भी आगे वाले उसको देना पड़ता है, हालांकि उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो यूनिटरी और इन्वर्टिबल हो। लेकिन जब आप डायगोनलाइजेशन की बात करते हो तो P तुम खुद बना सकते हो, ठीक है। और जो P बनाओगे वो आइगन वेक्टर से बनेगी, बस ये स्पेशल बात है, ठीक है। और फिर जो डीए ऑब्टेन होगा वो सब आपका ये हो ही जाएगा। आरा बोलो, आप सब कुछ क्लियर है। तो बस ये आपका डायगोनलाइजेशन पूरा टॉपिक हो गया। एप्लीकेशन पे आएंगे उससे पहले अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जिस मैट्रिक्स को का डीए फॉर्म ऑब्टेन किया जा सकता है उनको बोलते हैं कि इन मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। जिन मैट्रिक्स का डीए फॉर्म ऑब्टेन हो सकता है तो हम बोलते हैं कि दीज मैट्रिक्सेज आर डायगोनलाइजेबल। क्लियर है। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका तुम अगर डीए ऑब्टेन कर सकते हो तो बोलते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि विच मैट्रिसेज विल बी डायगोनलाइजेबल, आर डायगोनलाइजेबल, क्या कंडीशन है, बताओ अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो तो। विच मैट्रिसेज आर डायगोनलाइजेबल, सर जिसके लिए है ना जो मॉडल मैट्रिक्स जो बने उसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाए, मैट्रिसेज जिनका पी इनवर्स एग्जिस्ट करे, मैट्रिसेज फॉर विच पी इनवर्स एग्जिस्ट। आरा बोलो पक्का। अब बात करो कि ये कब एग्जिस्ट करेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जब डिटरमिनेंट ऑफ पी है वो नॉन जीरो, बोलो, यानी कि ये नॉन सिंगुलर हो, पी नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, पी इन्वर्टिबल हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ये नॉन जीरो होने के लिए देखो क्या चाहिए, जो आइगन वेक्टर्स थे उनसे बनी हुई है ये x1 x2 और x3 उससे बनी हुई है। अच्छा x1 x2 x3 को अपन यहाँ पे डालते हैं, वो बॉक्स ऑफ एबीसी जैसी तो बात है। बॉक्स ऑफ एबीसी भी क्या होता है भाई, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इधर लिख लो चाहिए ऐसे लिख लो, कॉलम में लिख लो, आया समझ में। तो अब एक बात बताओ, अगर ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट है, ये बॉक्स ऑफ एबीसी पी का जो डिटरमिनेंट लिख दूंगा मैं, अभी मैट्रिक्स हट जाएगा ये मेरी बात समझे क्या। पी का मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये P का डिटरमिनेंट है, और बॉक्स ऑफ एबीसी जैसा है मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको,
ठीक है, ये कब नॉन जीरो होगा अब तुम्हें ये देखना है। ये था लिखा, इसको ऐसे लिखा, एक ही बात है दोनों। चले अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि ये कब नॉन जीरो होगा। भाई एक डिटरमिनेंट नॉन जीरो कब होती है वो देख लो बस। उसके लिए ये देख लो कि ये जीरो कब कब होती है। ये तो पढ़ाया गया, डिटरमिनेंट जीरो कब कब होता है। जब एक रो या एक कॉलम पूरा जीरो। खाना बोल दो, एक तो ये सिचुएशन है। तो ऐसा तो अपने केस में तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 0 0 वैसा आइगन वेक्टर तो आता ही नहीं है ना। ऐसा तो कभी नहीं आता आइगन वेक्टर, आया ना। ये केस तो अभी एक बार एक्सक्लूड ही हो जाएगा। दूसरा और कब होता था? जब दो रो सेम हो, रो या कॉलम सेम हो, यानी टू रो और टी आई सी जे सेम हो, बराबर कर दिया, सेम हो गया। ठीक है, ये तो हो सकता है। ऐसा कब होगा कि ये और ये सेम होगा? जब लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो, मैं यहां पे लिखूं, दैट इज आइगन वेक्टर्स बी लीनियरली डिपेंडेंट। देखो लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर कब एग्जिस्ट करते हैं? नॉन डिजेनरेट केस में तो नहीं करते, डिजेनरेट केस में कर सकते हैं। डिजेनरेट केस में कर सकते हैं। उसमें भी कब कर सकते हैं? जब आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इक्वेशंस ऑब्टेन्ड है वो ऑर्डर के बराबर आ जाए। तो ए मैट्रिक्स हैविंग लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज नॉन डायगोनालाइजेबल। ए मैट्रिक्स हैविंग लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, अगर लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हुए तो ये डिटरमिनेंट जीरो जाने वाला है पी का। पी फिर इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगी, तो वो नॉन डायगोनालाइजेबल होगी। तो अब कंडीशन निकल के जो आई, आपने बोला था ना कि भाई विच मैट्रिसेज आर डायगोनालाइजेबल, कंक्लूड मैं कर रहा हूं यहां पे, मैट्रिसेज हैविंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, बोलो भाई, आर डायगोनालाइजेबल। ये कैसे आया कंक्लूजन, उसको आप ढंग से समझ लो। कंक्लूजन बड़ा शॉर्ट है बट प्रोसेसिंग में बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है, आप डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो तभी होगा जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर लीनियर रिलेशन हुआ तो फिर तो डिटरमिनेंट जीरो जाने वाला है। बॉक्स ऑफ एबीसी वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन घुमा के पूछता हूँ। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया? धुंधला थोड़ी है, क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनालाइजेबल है? ये आपको रिस्पॉन्ड करना है। ये एक मैट्रिक्स है, ये वाली 4 नंबर। ठीक है, क्या ये डायगोनालाइजेबल है? अपना अपना रिस्पॉन्स तैयार करिए। 4 नंबर है वो आपकी डायगोनालाइजेबल है क्या? यार आपका सबका आंसर जब तक क्लियर नहीं होगा ना, मतलब बोलोगे नहीं ना, इतने मेरे को मजा ही नहीं आएगा। सर देखो, इसका ये डायगोनालाइजेबल हो या होगी या नहीं होगी, ये इस बात से आएगा कि इसके जो आइगन वेक्टर्स है वो क्या है। ठीक है, और एक्चुअल में आप ऐसे उस पे प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो। भाई ए के बारे में पूछ रहे हो कि ये डायगोनालाइजेबल है या नहीं है, तो सर पी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगी वो इन्वर्टिबल होनी चाहिए। इसके इन्वर्टिबल होने के लिए जो मॉडल मैट्रिक्स है वो एक्चुअली आइगन वेक्टर से बनती है, आइगन वेक्टर से बनती है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए जो डिटरमिनेंट ऑफ पी है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ पी नॉन जीरो तब होगा जब जो इसके आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट रिपीटेड आइगन वैल्यू तो थी यहाँ पे, लेकिन रिपीटेड आइगन वैल्यू के केस में भी जो आइगन वेक्टर्स आए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आए हैं। इसका मतलब ये नॉन जीरो आएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये नॉन जीरो ही होता है ना, तो ध्यान दो बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, तो अब फिर ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो ये डायगोनालाइजेबल है। आया पक्के से? एक ही सिंपल कंसेप्ट है कि आपकी डायगोनालाइजेबल अब ये तब होगी जब आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक कुछ चीज के लिए तुम्हें आइगन वेक्टर चाहिए होगा, किस पर्टिकुलर मैट्रिसेज के लिए, कुछ एक के लिए सिर्फ आइगन वैल्यू देख के भी कमेंट कर सकते हो।
सुनना, अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू ये है 1, 3 एंड 6, तो आप बताइए डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? बोलो यार, मुंह खोलो, तब खोलोगे तो ही समझ आएगा मुझे। है? क्यों है बेटा? नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज है, तो फिर क्या हो गया? सर जो इसके आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उससे क्या हो गया? जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट है ना, वो नॉन जीरो हो गया, उससे क्या हो गया? इससे बात हो रही है, उससे पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम डायगोनलाइजेबल कर मतलब डायगोनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पी इनवर्स का एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तभी अपन अप्लाई कर पाएंगे। इस पूरी चैन समझ में आई? अच्छा, सिर्फ आइगन वैल्यू देख के कमेंट नहीं किया जा सकता हर बार। कब नहीं किया जा सकता? डीजनरेट केस में, डीजनरेट केस में, ठीक है। डीजनरेट केस में क्या होता है? मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। बोलो। अच्छा, किस कैसे क्या रहेगा? अगर आपकी डीजनरेट आइगन वैल्यूज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अगर उसके जो आइगन वेक्टर्स है, हालांकि यहाँ पे अपना जो आंसर था वो अलग आया था, तो मैं एक बार थोड़ा पीछे वाले पे चल जाता हूँ, ठीक है। जैसे डीजनरेट आइगन वैल्यूज है, ठीक है, अगर आपके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ही दिखाया है, इसका मतलब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तब तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, ठीक है। इसको आइगन वेक्टर बिना फाइंड आउट करे भी बता सकते हो। इक्वेशंस, डिस्टिंक्ट इक्वेशन है, वो नंबर ऑर्डर के बराबर आई तो लीनियरली डिपेंडेंट केस होता है, वो नॉन डायगोनलाइजेबल होगी। हालांकि वो डिफेक्टेड कोई आ गई तो ले सकती है, तुम्हारा बैंड बजा सकती है, तो मैं कहूंगा आइगन वेक्टर्स को देख के ही कमेंट करो, सबसे बढ़िया रहेगा। कंपटीशन में ऐसी हरकतें बिल्कुल होती है, आप सिर्फ वहां से ही कमेंट मत करो। हालांकि एक जनरल तो कमेंट किया जा सकता है, वो तो डिफेक्टेड, तो अब वो बात ही अलग हो गई। फिर मैं तो बोलूंगा कि आइगन वेक्टर को देख के कमेंट करो आप। क्लियर है? बढ़ जाए, चलिए। तो डायगोनलाइजेशन तुम्हें करना आ गया, और क्या बोलते हैं उसका मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। और चलिए थोड़ी सी बातें और करते हैं। टू मैट्रिसेज आर सेट टू बी simultaneously diagonalizable if they commute। चलिए, कंसेप्ट है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, कब साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल बोलोगे? कब बोलोगे? अगर वो कम्यूट कर रही है, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे समझते हैं। पहले तो एक तो सबसे जो खुरापात जो दिमाग में आ रही है, वो इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो हैवी सा लग रहा है। हाँ ना, बोलते रहो यार, जब बात करोगे उतना सही आएगा। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक साथ डायगोनलाइजेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनलाइजेशन में जो पी इस्तेमाल हो रहा है सेम है। और तो क्या मतलब निकालो यार, एक साथ तो मतलब एक ही, दोनों को एक, एक को इधर लिख दो, एक को इधर लिख दू, एक साथ का मीनिंग ये भी तो निकलता है ना यार। तो मतलब ये थोड़ी निकाल लूं यार, ये तो किसी के लिए भी कर लूंगा, लिखने की बारी है तो मेरे पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों की एक ही मॉडल मैट्रिक्स होगी, ये है इसका मतलब। बोलो, पी सेम होगा दोनों को डायगोनलाइज करने के लिए, मॉडल मैट्रिक्स सेम होगी, इस बात का मतलब ये है। तो इस बात को चेक करते हैं कि मॉडल मैट्रिक्स अगर वो कम्यूट करते हैं तो सेम है या नहीं है। कम्यूट करते हैं इसका मतलब क्या है? ए बी जीरो। इसका मतलब क्या है? ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए बी इक्वल टू बी ए, ये छोड़ो ना यार। कम्यूट करते हैं इस बात का मतलब तुम्हें एक बात और भी पता है ना? क्या? अगर वहां पे नॉन डिजनरेसी हुई, नॉन डिजनरेट केस हुआ,
मतलब इसके आइगन वैल्यू अलग, इसके आइगन वैल्यू अलग अलग है, दोनों के अलग अलग है। तो ए के जो आइगन वेक्टर्स है वो बी के भी आइगन वेक्टर होते हैं। ए भाई, इट्स क्वांटम मैकेनिक्स, शुड बी विद मी। बोलेगा अगर नॉन डिजनरेट केस है तो ए के आइगन वेक्टर बी के भी आइगन वेक्टर होते हैं। आया ना? आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, अभी के लिए एक बार सोचो। तो अगर दोनों के आइगन वेक्टर का सेट है वो सेम है, अपन ऐसे बोलते हैं कि देयर विल एग्जिस्ट कॉमन आइगन वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कॉमन आइगन वेक्टर्स, ठीक है। और अपन ऐसे बोलते हैं कि वी कैन फॉर्म ए कॉमन आइगन बेसिस। आना बोलिए, दैट विल बी कंप्लीट एंड यूनिक। बोलिए, थोड़ा सा नए बच्चों को भी पल्ले पड़े ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, समझिएगा भाई। नॉन डिजनरेट केस है, इसका मतलब ये हुआ ए की आइगन वैल्यू लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 और A1 A2 A3 है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आइगन वेक्टर है वो ये है, ठीक है। और बी के हैं वो ऐसा ही B1 B2 B3 और ये आइगन वेक्टर्स का नाम है, ठीक है। कम्यूट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है। और नॉन डिजनरेट केस है, मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तब उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है पूरा ऐसा कैसा सेट इधर है, मतलब कॉमन आइगन वेक्टर्स, ठीक है। मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ। लेट ये हो 1 0 -1 1/√2। लेट ये ऐसा कुछ हो -1 3 5। बताना बेटा क्या आएगा यहाँ पे? 25 9 34 और 1 35, ठीक है क्या? तो ये कुछ ऐसा हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट करना क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का केस है, नॉन डिजनरेट केस है, ठीक है। तो ये कुछ हो 1, ये नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, तो सीधा ही कहना का मतलब ये है इधर के जो आइगन वेक्टर ना वो भी यही रहेंगे, √35 -1 3 5 1 0 0 और आपका ये 1 0 -1 और ये 1/√2। अब ढंग से सुन, ठीक है। अगर दो नॉन डिजनरेट केस है और दो मैट्रिसेज हैं वो कम्यूट कर रही है, ठीक है, तब और डिस्टिंक्ट केस है, ये तो लिख ही दिया हूँ, ये जो आइगन वेक्टर्स है वो कॉमन आइगन वेक्टर्स होते हैं। कॉमन आइगन वेक्टर्स का मतलब ये है कि इसका कोई आइगन वेक्टर A1 का ए के जो आइगन वेक्टर्स है वो बी वाले आइगन वेक्टर किसी ना किसी के साथ मैच हो रहे होंगे। लाइक A1 है वो मैच हो रहा है यहाँ पे B3 के साथ में, ठीक है, दोनों सेम है। ये हुआ, वो मैं उसको भी पूरा लिख देता हूँ कि ये आपका 1/√2 1 0 है ना -1 है। कॉमन आइगन वेक्टर का मतलब ये होता है, कॉमन मतलब क्या होता है? सेम, सेम आइगन वेक्टर, सेम सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, और A2 किसके साथ कनेक्ट कर पाए यहाँ पे? A2 B1 के साथ। मुंह खोलो यार सब लोग, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ यार, ऐसे तुम क्यों कर रहे हो यार? बोलो साथ साथ। कल बताया तो था NR ऐसे ही थोड़ी आए थे, तुम पता भी है मैं B2 ना, थोड़ी देर बाद तुमसे पूछू भी तो ये सब, किसी ने बोर्ड पे ऐसे कैसे नहीं लिखा तो सुडू भी तो आया ना, क्लैरिटी तो चाहिए ना, पढ़ा रहे तो। अच्छा, इस चीज को अपने एक बात और बोली थी, कॉमन आइगन बेसिस बना सकते हैं या कॉमन आइगन वेक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बताते हैं। कॉमन आइगन वेक्टर्स को लिखने का तरीका ये नहीं रखते अपन, थोड़ा सा नया नोमेनक्लेचर देते हैं वहां पे। तो अगर मैचिंग A1 और B3 की हो रही हो तो हम ऐसे लिखते हैं A1 B3 और फिर ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये दोनों ऐसे है, ठीक है। कॉमन आइगन वेक्टर्स को लिखने का तरीका ये होता है। और किस किस की मैचिंग हुई है? A2 B1 की, ये आ जाएगी जो भी B1 वाली है, ठीक है। और A3 B2 ये आ जाएगी ऐसे। किसी एक को लिख देता हूँ ताकि आपको बाकी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यह आपका 1/√35 -1 3 5 और यह आया √2 1 0 -1, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन आइगन वेक्टर्स। और ये जो बेसिस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो थे ही, पहले ही थे,
भाई किसी एक का भी तो अपन देखे नॉन डिजेनरेट के लिए थे, ये बेसिस तो बना ही रहे थे पहले, लेकिन अभी ये जो बेसिस बना, बेसिस मतलब ये सेट ऑफ बेस वेक्टर्स, मतलब ये वाला a1 b3 a2 b1 a3 b2, इस सेट को अपन बोलेंगे कॉमन आइगन बेसिस। बोलो कॉमन वर्डिंग क्यों यूज हुई? क्योंकि दोनों के लिए ये सेम ही सेट है, सेम ही बेसिस है, बोलेंगे आप, और ये कंप्लीट है। यार कंप्लीट एंड यूनिक तो हर्मिशन होगा तो बोलेंगे, उसको छोड़ दो, अभी इतना ही बोलोगे। यूनिक तो बोल सकते हो, यूनिक तो बोल सकते हो अभी भी, ठीक है, कंप्लीट अभी नहीं बोलोगे। अगर हर्मिशन मैट्रिक्स होती तो कंप्लीट बोल देते। क्लियर है? कंप्लीट एंड यूनिक, यूनिक ऑलवेज मतलब हमेशा, और ये सिर्फ हर्मिशन के लिए। एक्चुअली वो तुमसे हर्मिशन पे ही बात करेगा, ठीक है, तो मैं लिख तो देता हूं। आया जी, आया जी, आया जी, पक्के से। अब अच्छा, अपन वो बात तो भूल ही गए, अपन ने अभी क्या बात की है, अपन ने इसको डिसइंटीग्रेट किया है, दे कम्यूट का मीनिंग क्या है, इसको डिसइंटीग्रेट किया है। अब मुझे बताओ दे कम्यूट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि मॉडल मैट्रिक्स है वो बी की और ए की दोनों की सेम रहेगी। आइगन वेक्टर सेम है, आया ना? तो अब पी सेम रहेगा या नहीं रहेगा? अगर पी सेम रहेगा तो अपन बोल सकते हैं कि डीए ऑब्टेन करने के लिए भी वही पी यूज हुआ है, और डी बी ऑब्टेन करने के लिए, हालांकि वो दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि आइगन वैल्यू का सीक्वेंसिंग तो अलग अलग है ना, पी इनवर्स पी पी, ये जो पी है वो सेम है, पी दोनों जगह बीच में लिख देता हूं फिर, या मैं P1 P2 कर देता, या फिर ठीक है यार समझदार तो वही, ये दोनों जगह सेम है। तुम कहो तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये है 0 0, ये है -1/√35, ये है 3/√35, ये आपका 5/√35, और ये है आपका 1/√2, 0 -1/√2। मैं डीबी को भी लिख सकता हूँ कि क्या आएगा, और मैं डीए को भी लिख सकता हूँ कि आएगा क्या। बोलो, लिखवा दो चलो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, डीए क्या आएगा सर? अगर डीए को देखना है तो ये कौन सा था उसका, वो वाली आइगन वैल्यू यहाँ आएगी। ये बताओ A1 था, A2 था, A3 था, यहां से देख के A1 था तो यहाँ A1 आएगा। ये A2 था क्या? A2 था। ये A3 था, ये बनेगी। मेरे बच्चा लोग एकदम परफेक्टली समझ रहे हो इस बार। डीबी क्या बनेगी आप बताओ? ये उसका कौन सा था? B3 था, यहाँ B3 आएगा आइगन वैल्यू। ये कौन सा था उसका? B1 था, यहाँ B1 आएगा, और यहाँ B2 आएगा, बाकी आपका ये ऐसे आएगा। अब अपन साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल का मतलब है ये चीज, ठीक है। और कब होंगे साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल, ये भी समझ में आया अच्छे से सारा। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, और किसी को नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करके बोलो। Two matrices are said to be simultaneously diagonalizable if they commute and have non-degenerate eigenvalues। पूरा स्टेटमेंट ये है, एंड हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज। एक मिनट रुक जाओ, क्या सर डिजनरेट के केस में नहीं होगा, या क्या होगा बताओ हमें, आया ना? तो सुनिएगा, अब मैं पूरा डिजनरेट नॉन डिजनरेट को घुसा के स्टेटमेंट लिखूं, इतना समझ में आया बेसिक सा? सुनिएगा, इफ दे कम्यूट एंड हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज, ठीक है, वो तो हो जाएगा चल नॉन डिजनरेट। डिजनरेट के केस में एक बार अपन ऐसे करते हैं, पहले समझ के आते हैं चीजों को फिर लिखते हैं, ताकि आप भी लिखवाओ, क्योंकि मैं खुद ना लिखूं चाहता हूं तो आपका इंक्लूजन हो वहां पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अभी तक का जो स्टेटमेंट है वो तो डाल देते हैं, उसके बाद मॉडिफाई कर लेंगे। अपन कौन से नोट्स बना रहे हैं, है ना? एंड दे बोथ हैव, पूरा अच्छे से लिखो, दे बोथ हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज।
बोलिए, ये तो पूर्णतः सत्य है, बट हमें ये जानना है कि डिजेनरेसी अगर हुई, किसी एक में हुई या दोनों में हुई, तो क्या होगा? क्या उस टाइम भी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल होंगी? अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप अगर डिजेनरेसी होती है तो क्या होता है उसको देखेगा, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट डिजेनरेसी, ठीक है, उस टाइम क्या होगा अपन देखते हैं। एंड मैट्रिसेस बी कम्यूटिंग, मैट्रिसेस कम्यूट्स, देन अपन क्या कमेंट कर सकते हैं उस पे आते हैं। आइगन वेक्टर्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं? देन आवर कमेंट ऑन आइगन वेक्टर क्या है? आइगन वेक्टर पे क्यों कमेंट चाहिए तुमको? आपको देखना है ना कि पी दोनों का सेम होगा या नहीं होगा। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल तभी तो आइगन वेक्टर पे तो जाके बात कर पाओगे, है ना। क्या है वो देखते हैं। इसमें दो केस है। केस ए, केस ए है कि ए की डिजेनरेट हो और बी नॉन डिजेनरेट हो, ठीक है। या कोई मतलब इसी में दूसरा भी आ जाएगा, मतलब एक नॉन डिजेनरेट हो और एक डिजेनरेट हो। दूसरा केस है कि ये भी डिजेनरेसी हो और ये भी डिजेनरेसी हो। आरा बोलो, यही तो चाहिए ना तुमको यार, तभी तो कमेंट कर पाओगे भाई पूरा सही वाला। तो पहले एक केस लेते हैं और फिर देखते हैं। चलो बताओ भाई, अगर ऐसा केस होता है, दोनों मैट्रिक्स कम्यूट कर रही होती है, तो क्या होगा? तो पहले तो आप जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं अपन। बी नॉन डिजेनरेट है, इसका मतलब है B1 B2 B3 तीन आइगन वैल्यूज है बेटा। और नॉन डिजेनरेट है, इसका मतलब ये हुआ कि बी आप लगाएंगे B1 पे, बी ऐसे लिख देता हूँ वैसे यहाँ पे, B1 आएगा। बी आप लगाएंगे B2 पे तो B2 आएगा। बी आप लगाएंगे B3 पे तो B3 आएगा। जब भी ऐसा होता है कि आप आइगन वेक्टर पे मैट्रिक्स ऑपरेट करते हैं और आइगन वेक्टर खुद वापस आ जाए, तो कोई स्टेट पे अगर आप ऑपरेट करते हैं, किसी मैट्रिक्स पे आप ऑपरेट करते हैं बी को, वो मैट्रिक्स वापस से आ जाए, तो अपन बोलते हैं कि ये इसका आइगन वेक्टर है। यहाँ पे कोई स्केलर आ जाए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो ये कह रही है कि B1 है वो बी का आइगन वेक्टर है और विद या करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू B1। आप लोग वाकिफ हैं इस चीज से? आपको ये पता है क्या कि अगर आपका कोई ये x अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है तो क्या कंडीशन होती है? पता तो है यार, यही कंडीशन तो होती है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, है ना। इसको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करो, मतलब इसको अंदर ले आओ, अंदर लाओगे लैम्डा आई, आई इससे एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज है, आई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही बन जाएगा, ठीक है। और ये ए एक्स हो गया, ठीक है। ए एक्स है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ई एक्स। तो अपन एक्स को आइगन वेक्टर ऑफ ए बोलते हैं और इसको करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बोलते हैं। अगर ये चीज होती है कि आप ए को एक्स के ऊपर ऑपरेट कराएं, वापस से एक्स आ जाए और सम स्केलर आ जाए, बोल दो यार, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही एक्स को आइगन वेक्टर ऑफ ए बोला जाएगा। वहां पे मैं जो कह रहा था वो ये था कि B1 B2 B3 आइगन वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है B1 B2 B3, तो उसका मीनिंग ये है कि आप अगर B1 पे B ऑपरेट कराओगे तो वो B1 वापस आएगा और B1 वहां पे कोई आइगन वैल्यू रहेगी, ठीक है। पढ़ सकता हूँ? अच्छा, अभी ये अगर तीनों अलग अलग हैं तो मतलब नॉन डिजेनरेट केस हो गया। डिजेनरेट केस इधर के वाले में बात करिए, इसका मतलब ये हुआ, अपन ऐसे ले लेते हैं A1 A2 बराबर ले लेते हैं, जो आइगन वैल्यू है ये B1 B2 B3 थी, तो लिखने का तरीका अच्छा था। यहाँ पे A1 A1 और A3 है, A1 A2 को बराबर ले लिया, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा देखना, आइगन वेक्टर्स है वो A1 है, जब आपका ए इसके ऊपर ऑपरेट होएगा तो आप बोलेंगे कि ये A1 आ जाएगा। और A2 एक आइगन वेक्टर और है, बट वो भी A1 के करस्पॉन्डिंग है, आइगन वैल्यू सेम है दोनों की, ठीक है। अच्छा, A3 एक और आइगन वेक्टर है, लेकिन उसकी आइगन वैल्यू का नाम A3 है। आया समझ में? इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है। पढ़ जाऊं? अच्छा, अब आता अपनी बात थी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े और फिर कमेंट करने की कोशिश करें।
इफ देयर एग्जिस्ट डीजेनरेसी एंड मैट्रिसेस कम्यूट्स, तो आपने ये वाला पॉइंट तो पढ़ लिया, उसका जो केस ए था उसको ढंग से समझ लिया कि गिवन क्या है, ठीक है। गिवन में दूसरा पॉइंट है कि मैट्रिसेस कम्यूट कर रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हें कमेंट करना है, ये क्वेश्चन है। अभी अपन क्वेश्चन को ही डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं कि भाई ये चीजें दिया हुआ है, गिवन को ही ढंग से समझ रहे हैं। तो मैट्रिसेस कम्यूट इसका मतलब क्या बेटा लोग, ब्रैकेट जीरो है, ब्रैकेट जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए बी माइनस बी ए जीरो है, उसका मतलब क्या है, ए बी और बी ए बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास ये है। अब मैं एक कुछ कार्यक्रम को अंजाम देता हूं, सुनिएगा। मैं लेता हूं ए बी से स्टार्ट करता हूं, और कोई जो डिजनरेसी वाला आइगन वेक्टर था ए का, ठीक है, मुझे देखना है कि ए के जो आइगन वेक्टर वो बी के भी होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है। तो जिस आइगन वेक्टर के लिए मेरे को देखना है उसी को मैंने उठा लिया, सबको उठाऊंगा धीरे धीरे। ए वन को मैं देख रहा हूँ कि वो बी का आइगन वेक्टर है या नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या देखना है कि ए वन ए टू ए थ्री है ना, वो बी के आइगन वेक्टर है या नहीं है, क्लियर है। तो मैं पहले ए वन को चेक कर रहा हूँ कि वो बी का आइगन वेक्टर है या नहीं है, क्योंकि अगर हुआ तो फिर मेरी मॉडल मैट्रिक्स सेम बन जाएगी, तब मैं बोल दूंगा कि साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल है, क्लियर है। चलिए आइए, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन पे दोनों साइड से ए वन लगा दिया, इस इक्वेशन पे दोनों साइड से ए वन लगा दिया, चलेगा। मुझे आप यहाँ पे बताएंगे कि इस बात का मतलब मैं क्या समझू, अंडरलाइन किया हुआ है, इस बात का मतलब क्या समझू। सर ए वन इसका आइगन वेक्टर है, तो ये इस पे ऑपरेट होगा, ऑपरेट होगा तो ए वन आइगन वैल्यू देगा और वापस स्टेट आएगी। बोलो बेटा, तुम लोगों को जरूर बोलना है, बाकी का तो मैं वैसे देख रहा हूँ, आया ना, तुमको आना चाहिए समझ में, ठीक है। इधर वाले में बताओ क्या है, इधर वाले कुछ लिख सकते हो क्या तुम, पी को इसके ऊपर ऑपरेट करा सकते हो क्या, नहीं करा सकते, कराओगे तो कुछ नया स्टेट आएगा, आइगन स्टेट वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कैसे लिख लोगे, लिख लिया। अच्छा, अभी यहां पर इस A1 को तुम बाहर ले सकते हो, इस A1 को बाहर ले सकते हो, और इसको आप ऐसे लिखिए, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इन बच्चा लोग को, नए वालों को थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑपरेटर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, A1 है ये एक आइगन वेक्टर, तो एक कॉलम मैट्रिक्स है, आपको ध्यान है, ये बातें तो ध्यान है ही। जब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा ना तो एक कॉलम ही आएगा, तो मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, तो अलग ही कॉमन मतलब एक क्या बोलते हैं ना, कॉलम वेक्टर आएगा, कॉलम वेक्टर आएगा, ये बात तुम समझ सकते हो। देखो कैसे, ये कॉलम था तो इसका ऑर्डर क्या था, 3 रो और 1 कॉलम, ये था 3 by 3। आप देखो प्रोडक्ट कर रहे हो दोनों का, 3x1 आएगा, 3x1 का मतलब बेटा जी ये होता है, आया ना। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इसका मतलब है कि ये कोई आइगन मतलब आइगन वेक्टर नहीं, कोई स्टेट है, एक कॉलम वेक्टर है। अभी के लिए मैं कॉलम वेक्टर बोल सकता हूँ स्टेट की बजाय, स्टेट क्वांटम में बोलेंगे, कोई कोई भी स्टेट है, यहाँ पे मैं बोलूंगा कोई भी कॉलम वेक्टर है, आइगन वेक्टर नाम नहीं होगा इसका। आइगन वेक्टर तब होता है जब आपका वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए ये एक स्टेट है, हाँ ना बोलिए। लेट मैं इस स्टेट का नाम एक्स बोल देता हूँ, सॉरी, या एक इस कॉलम वेक्टर का नाम बोल देता हूँ एक्स है, ठीक है। तो अब बताइए ये इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन बनी कि ए एक्स है वो ए वन एक्स हुआ। क्या इस इक्वेशन को देख के तुम दो बात बोल सकते, एक बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताओ, कि जो ये एक्स है, ये देखो ए इसके ऊपर ऑपरेट हुआ और वापस एक्स आया, और यहां कोई स्केलर आया, स्केलर भी ए वन आया, तो एक्स है वो आइगन स्टेट है, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। बोलो ये कमेंट होगा नहीं होगा, आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ए वन, आइगन वैल्यू ए वन। बट अब समस्या क्या है, ए वन के करस्पॉन्डिंग तो पहले ही आइगन वेक्टर था, क्या नाम था उसका, ए वन, ये वाला ए वन आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो या तो ए वन ही है, या पे अच्छा एक और चीज है, ए वन के करस्पॉन्डिंग सिर्फ ए वन नहीं था, ए टू भी था। आप याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए ये चीज, ए वन भी ए वन के करस्पॉन्डिंग है, और ये ए टू भी
A1 के करस्पॉन्डिंग। अब सुनना, अब सुनना कि जो x है वो या तो सम कांस्टेंट A1 है या फिर सम कांस्टेंट A2 है। अल्फा बीटा बोलो, या तो सम कांस्टेंट ये है या सम कांस्टेंट ये है। ये क्या समझ समझ नहीं आया तुमको? सुनो एक बार भैया, आप पहले ये समझो कि आप है ना, मतलब A1 अगर आइगन वेक्टर होता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो ऑपरेटर बोल दो, मैट्रिक्स बोल दो, तो A1 को अगर अपन किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी आइगन वेक्टर होता है, सेम आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई A1 का कुछ मल्टीपल हो, लाइक ऐसे, वो भी A1 के करस्पॉन्डिंग ही आइगन वेक्टर होता है। ये कंसेप्ट है। कैसे? आप एक बात हो, अल्फा को तुम बाहर ले सकते हो, A1 था, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको आगे ऑपरेट कराऊं तो क्या होगा? ए इस पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा? अल्फा तो बाहर था ही, ये A1 देगा और ये देगा, आया ना? तो अब क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड तो यही है ना, तो फिर आप रीअरेंज करके यही तो लिख सकते हैं। देखो देखो, अल्फा A1, अल्फा A1, क्या बोलते हैं, A1 अल्फा A1। आप बोल सकते हैं ना कि ये जो है आपका आइगन स्टेट है ए का और द सेम आइगन वैल्यू। कुल मिला के ये है कंसेप्ट, ये है कि A1 अगर आइगन स्टेट होती है ना, A1 के करस्पॉन्डिंग, A1 अगर A1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट होती है तो एक कोई कांस्टेंट भी आइगन स्टेट होती है A1 के करस्पॉन्डिंग। इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइज करोगे तो वही बन जाएगा। बे यार समझ गए होंगे। तो अब सुनना, ये जनरल बात है मतलब, ठीक है। अब सुनना, वापस आओ एक बार, आपका ये कमेंट आया था वहां से कि x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A करस्पॉन्डिंग टू A1। अगर ऐसा मुद्दा है तो x को हम क्या लिख सकते हैं? एक तो ये लिख सकते हैं कि भाई x या तो सम मल्टीपल ऑफ A1 है, मल्टीपल ऑफ A1 है, या फिर सम मल्टीपल ऑफ A2 है। उसका रीजन ये है कि A1 और A2 दोनों करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, A1 क्या बोलते हैं, जो आइगन वैल्यू थी वो A1 ही थी। आप ऐसे सोच लीजिए कि A के जो दो आइगन वेक्टर है वो A1 के करस्पॉन्डिंग है, दो आइगन वेक्टर A1 के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए x या तो वो A1 वाला आइगन वेक्टर होगा या फिर x A2 वाला आइगन वेक्टर होगा, या फिर आप अच्छा इसमें भी एक और चीज बोल देता हूँ, मतलब ये वाली बात बोल देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा ज्यादा इजी समझ में आ जाए। या तो x को A1 बोल सकते हैं, या फिर x को A2 बोल सकते हैं, या फिर x को समथिंग सम कांस्टेंट A1 बोल सकते हैं, या फिर सम कांस्टेंट B2 मतलब A2 बोल सकते हैं। चार पॉसिबिलिटी होंगी। अगर ये कमेंट है तो इससे हम ये बोल सकते ऑन बिहाफ ऑफ दिस डेटा, बोले भाई, क्योंकि A1 के करस्पॉन्डिंग तो या तो A1 आइगन वेक्टर है या A2 आइगन वेक्टर है, तो x या तो A1 है या फिर A2 है। और एक कंसेप्ट ये कि अगर A1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर A1 होता है तो उसका कुछ मल्टीपल भी आइगन वेक्टर सेम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही रहता है, तो फिर अपन ये भी बोल सकते हैं। बोलो अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अपन उस पर आते हैं। इन सब चारों का मीनिंग क्या निकलेगा उन पे आते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा दो को नीचे कर देता हूँ और फिर इन दो का मीनिंग देख लेता हूँ और इन दो का नीचे देख लूंगा, ठीक है। और इनमें भी इसका इधर देख लेता हूँ, इसका उधर देख लेता हूँ कि इसका मीनिंग क्या निकालूंगा। सब मैथमेटिक्स के थ्रू हो रहा है इसलिए रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम इसको घर जाके खुद से नहीं करोगे तो तुम्हें घंटा ही नहीं समझ में आएगा। सब कुछ ऊपर से जा रहा है तुम्हारे, अभी अभी तुम्हें सिर्फ मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, मेरे शब्द नहीं समझ में आ रहे। जानते हो इस बात को, हालांकि सबके साथ तो शायद नहीं हो रहा होगा ऐसे। ए दादा, क्वांटम में बहुत बार हुआ है ये, लेकिन दिक्कत ये है तुम वहां भी सो रहे थे और आज भी सो रहे हो। तुम पढ़ सीखना चाहेगा वो सीख पाएगा, अदरवाइज तो नहीं सीख पाएगा। चीज तो डीप है, बट डीप कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स के थ्रू जाइए, सब धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे चीजें आ जाएंगी समझ में। मेरा सीधा सजेशन है, आप घर पे जाके आज ही इसी चीज को दो बार देखेंगे वीडियो देख के कि भाई ये कर क्या रहे हैं अपने आप, ठीक है, बातें क्या हो रही है। खुद से नहीं करोगे तो तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन
पूछता है भाई, ठीक है, वो नहीं डटेगा वहां पे। अब देखिएगा ये क्या कह रही है, बी, इसका नाम क्या था, शायद B A1 था, एक्स को अपन B A1 बोले थे ना ऊपर, चेक कर लो, मैं देख लेते हैं, याद नहीं है, हाँ, एक्स बोला था B A1 को, तो मैं एक्स को वापस इंट्रोड्यूस करा दिया, नथिंग एल्स, ठीक है, चलो करा दिया, तो अब ये क्या बोल रही है देखो, ये बोल रहा है ऐसे कुछ, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं कि जो A1 है वो बी की आइगन स्टेट है, आइगन वैल्यू क्या है 1, अरे यार यही तो मतलब हुआ, चलो ठीक है, तो मतलब A1 है वो बी का भी आइगन वेक्टर हुआ, अगर ऐसा कुछ होता है तो, यहां से सुनिए, B A1 इक्वल टू अल्फा A1, ये इक्वेशन क्या बोल रही है, A1 है वो बी का आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू अल्फा के करस्पॉन्डिंग, आया ना। अच्छा चलिए नीचे बताइए क्या बोल रहे हैं, B A1, क्या A1 बी का आइगन वेक्टर है, कौन बोला, A1 बी का आइगन वेक्टर है, यार तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे या आ नहीं रहा, दो चीज होती है, घंटा कंफ्यूजन हो गया, कोई चीज आइगन वेक्टर कब होती है, कोई स्टेट है ये कैट है, वो आइगन वेक्टर कब होती है बता, जब यहां ये है, भी तुम इस पे लगाओ, वापस ये आ जाए, वापस आना जरूरी है ना, आया ना। अब एक बात बताओ, A1 पे बी लगा, क्या वापस A1 आया, नहीं है, फिर आया नहीं आया समझ में, अच्छा छोटी सी बात है वो भी नहीं समझ रहे, बदमाश, देखो A1 पे बी लगा, क्या वापस A1 आया तुम्हारे पास, नहीं आया, तो फिर जो A1 है वो बी का आइगन वेक्टर है, नहीं है, तो अब बताओ फाइनल कंक्लूजन क्या है, अगर जो x है ऊपर वाला सिचुएशन होता है, तो आइगन वेक्टर जो देन A1 है वो बी का आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब अपन क्या चाह रहे थे कि A1 A2 A3 जो बी के ए के आइगन वेक्टर हो वो बी के भी आइगन वेक्टर है या नहीं है, ये चेक करना चाह रहे थे अपन, तो अभी A1 पे क्या कमेंट आया तुम्हारा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं अभी तक A1 देखा था, A1 पे तुम्हारा कमेंट आया है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, श्योर नहीं है, आया ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, सेम कमेंट A2 पे आएगा, A2 की सिचुएशन सेम ही तो है, आया समझ में, चाहो तो मैं दोबारा करके बता दूंगा, A3 पे क्या कमेंट होगा, होगा A3 होगा, तो नहीं समझ आ रहा, एक काम करो, तुम A2 पे भी काम कर लो एक बार, A3 पे भी काम कर लो, रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, एक बार बैक जाता हूँ, फिर इसको रिवाइज कराता हूँ और फिर A2 पे काम करता हूँ, ठीक है, तो चलिए रिवाइज करवाता हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास सिचुएशन ये थी कि दो ऑपरेटर है या दो मैट्रिसेज है, एक के आइगन वेक्टर है A1 A2 A3, आइगन वैल्यूज, जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है उनका नाम है, मैं A1 A2 A3 लूँ या 5 1 5 2 5 3 लूँ, क्यों क्या इस चीज से भी दिक्कत आ रही है, A1 A2 A3 लो, नहीं आपको रटना नहीं है, आपको समझना है चीज, ठीक है, मैं 5 1 5 2 5 3 लूंगा, हाँ क्या, अच्छा, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, अच्छा अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड हो, जैसे आपने बोला A1 और A3 है, इसकी आइगन वैल्यू है वो B1 B2 और B3 है, इसकी डिस्टिंक्ट है इसकी रिपीटेड है, ठीक है, अगर आइगन वेक्टर्स हैं वो आपके 5 1 5 2 5 3 हो, इस बात का मतलब ये है कि आपका ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, बोलिए बी के आइगन वेक्टर्स का नाम अगर मैं बोल दूं साई 1 साई 2 साई 3, तो साई 1 अगर ऐसे है तो ये आपका ये ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे B2 आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका B3 साई 3 आ जाएगा,
ठीक है, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, देख सकते हैं अलग अलग आइगन वैल्यू है। यहाँ पे डिजेनरेसी है, दो मतलब एक आइगन वैल्यू डबली डिजेनरेट है, तो मतलब दो आइगन वेक्टर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू है। इसको ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका नाम आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन का मतलब होता है अगर कोई स्टेट ऐसे यहाँ पर है, उस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, अगर स्टेट वापस आती है और यहाँ पे कोई स्केलर आता है, इस स्टेट को हम इसका आइगन वेक्टर बोलते हैं, सिंपल। ये मैंने प्रूव भी करके देख दिया कि जो तुम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हो उस इक्वेशन को थोड़ा सा खोलोगे तो यही निकल के आते हो। ठीक है, लेट्स गो। अब मुद्दा ये था कि A1 को आपको चेक करना था कि वो B का आइगन स्टेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, या A2 को चेक करना था या A3 को चेक करना था, B का भी आइगन स्टेट होगा या नहीं होगा। A का तो है ही बेचारा, तो अपने को अभी चलते हैं A2 के ऊपर। ठीक है, रिवीजन करा दो। ओ या मैं तुम्हारे क्या रिवीजन वाले दिमाग में था। तो फाइव टू है वो इसका होगा या नहीं होगा बी का, इस पे जा रहे हैं अपन। उसके लिए अपने को एक चीज दी हुई है कि ये दोनों कम्यूट करते हैं। एक डेटा दिया हुआ है कि ए बी कम्यूट करती है, मैट्रिसेस कम्यूट करती है। कम्यूट करने का मतलब होता है ए बी माइनस बी ए 0 होता है, ए बी इक्वल टू बी होता है। गिवन डेटा आपने लिखा, ये पूरा गिवन है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप गिवन से होता है जो कुछ होता है। ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ घर पे काम करने के लिए। ठीक है, आपको इसको चेक करना है, दोनों लगा दो, इस पे दोनों साइड से लगा दो, ए बी फाइव टू बी ए फाइव टू। और अब खुद होने दो जो हो रहा है, खुद से कुछ मत लिखना, सिंपल। पूरे फिजिक्स में ये कंसेप्ट पढ़ने का, होने दो जो हो रहा है। बताइए भाई क्या हो रहा है, मतलब ये राइट साइड को तुम क्या लिख सकते हो बताओ भाई। ए इस पे ऑपरेट होगा, क्या ये एक आइगन वेक्टर है? हाँ, तो अगर एक आइगन वेक्टर है तो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है? A1, और ये वापस आ जाएगा। अरे भाई यही तो मतलब होता है यार। अच्छा, यहाँ पे अपन बी, ये जो फाइव टू है बी का आइगन वेक्टर थोड़ी है, और इसको तुम ऐसे करके लिख नहीं सकते अभी, वो अपन बात कर ही नहीं रहे एक्चुअली। अपन तो वैसे ये है कि इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इस A1 को मैं थोड़ा सा लेफ्ट लेता हूँ और बी फाइव टू लिखता हूँ इसको। कोई दिक्कत है किसी को? स्केलर से उनको इधर उधर किया जा सकता है, ये स्केलर है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, और ये मेरा मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ। और अब मैंने एक बात बताई थी कि ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट होता है, ये एक कॉलम वेक्टर होता है एक्चुअली। स्टेट का मतलब कॉलम वेक्टर, वो बता दिया था कैसे है। लेट इस स्टेट को अपन एक्स बोल दें, तो फिर अपन इस इक्वेशन को जो भी यहाँ पे लिखी हुई है उसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू A1 एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी यही है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को देख के तुम्हारे जो पहली वाइब आ रही है वो क्या आ रही है? कि एक्स है वो ए की आइगन स्टेट है ना। अच्छा, उसके बाद एक्स को अपन क्या क्या लिख सकते हैं कि एक्स ए की आइगन वैल्यू क्या है? A1। A1 के करस्पॉन्डिंग तो ए की दो आइगन स्टेट है, एक का नाम फाइव वन है और एक का नाम फाइव टू है, बोलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स या तो फाइव वन है या फाइव टू में से कोई एक है। तो पहली सिचुएशन तो ये हुई कि जो एक्स है या तो फाइव वन है या फाइव वन का सम मल्टीपल भी हो सकता है, फाइव वन का सम मल्टीपल हो सकता है। या फिर दूसरी सिचुएशन है कि एक्स है वो फाइव टू है या फाइव टू का कोई मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल से भी है ना कोई दिक्कत नहीं होती है, आइगन स्टेट ही रहता है। नॉर्मलाइज करोगे तो वो वही बन जाती है, फाइव टू बन जाती है। ठीक है, तो मोर जनरल तो यही केस हुआ एक्चुअली। अच्छा, अब ये बातें क्या कह रही है, क्या ये कमेंट कर पाओगे आप? बताओ पहले भाई। एक्स एक नया आ रहा है कुछ, वो एक आइगन स्टेट बोल रहे हो A1 करस्पॉन्डिंग, मतलब A1 के करस्पॉन्डिंग तो जो होती है वही होंगी ना भाई। A1 के करस्पॉन्डिंग फाइव वन फाइव टू थी तो एक्स फाइव वन फाइव टू ही होगा या फिर उसका कुछ मल्टीपल होगा, दैट्स इट। आया? अब एक्स जो था उसको इंट्रोड्यूस कराओ। बेटा एक्स था बी फाइव टू ना, चेक कर लो ऊपर, बी फाइव टू। ठीक है, उसको लिख दो और ये देखो कि ये इक्वेशन क्या कह रही है भाई। ये कह रही है ये चीज। अब बताइए, आपने फाइव टू के ऊपर ही तो कमेंट करना था कि वो बी का आइगन स्टेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए का तो है ही। तो क्या
ये भाई साहब इनके आइगन वेक्टर हैं, ये जो इक्वेशन है वो बोल रही है ये बात। आप मुंह खोलेंगे? है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर राइट में 5 2 आना चाहिए था। बेटा आप बोलोगे, मुंह खोल के बोलोगे तो ही समझ में आएगा। हारा बोले पूरी सरकार बोलेगी सर तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार इसको ही कमेंट कर लेते हैं। B52 इक्वल टू 5 2। अब बताओ क्या ये इसका आइगन वेक्टर है? यस सर। आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। B52 इक्वल टू बीटा 52, क्या ये इसका आइगन वेक्टर है। आइगन वैल्यू बीटा के करस्पॉन्डिंग। यहां पे ये क्या कह रहे हैं? क्या ये इसका आइगन वेक्टर है? नहीं है। तो फाइनल कमेंट क्या हुआ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सॉरी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब 5 2 है वो आइगन वेक्टर हो भी सकता है बी का और नहीं भी हो सकता। अब सुनो, अगर हो सकता हुआ तो आप कॉमन आइगन बेसिस बना पाओगे, कॉमन आइगन वेक्टर्स का सेट बना पाओगे। नहीं हुआ तो नहीं बना पाओगे। हाँ बोलो, कॉमन आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा। हाँ ना बोलिए भाई, हुआ तो फिर कॉमन आइगन वेक्टर हो गए ना। I2 B1 का भी है, किसी ना किसी से मैच करेगा ना, psi1 psi2 psi3 में से। तो 5 2 किसी ना किसी से मैच करेगा या नहीं करेगा भाई साहब? आया समझ में? अच्छा, 5 2 पे कमेंट हो गया, A1 पे A1 सॉरी 5 1 पे कमेंट हो गया था। 5 3 पे कमेंट और करवाओ, उसके बाद एक फाइनल कमेंट बोल देना। हालांकि कमेंट तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, कमेंट तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट उससे पहले एक बार 5 3 को और देख लो। बताओ भाई सर बताना क्या है। ये इक्वेशन आपके पास AB इक्वल टू बी है, दोनों साइड से क्या करिए सर? 5 3 पे ऑपरेट कराइए, 5 3 लगा दीजिए सिंपल। ये क्या हो जाएगा सर? A3 5 3 है ना, इसको कुछ नहीं लिख सकते आप। चलो A3 को इधर तो ले ही सकते हो, ले सकते हैं। ठीक है बेटा, B5 3, इसको एक नया स्टेट बोल दे, बोल दो सर। लेट x बोल दिया, AX इक्वल टू A3x। इसको देख के जो वाइब आ रही है वो वाल बाहर निकाल दो कि x है वो A की आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू A3 के करस्पॉन्डिंग। आया ना? लेकिन A की A3 के करस्पॉन्डिंग तो एक आइगन स्टेट ऑलरेडी है जिसका नाम 5 3 है। तो अब जो x है, दो सिचुएशन है, या तो जस्ट 5 3 होगा डायरेक्ट, या फिर सब मल्टीपल ऑफ 5 3 होगा। मुंह खोलोगे तो सब समझ में आएगा बेटा, घर पे अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में चीजें टफ लग रही थी लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिस्टम से चलिए आप। बेटा इसका नाम क्या था? 5 3। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये इसकी आइगन स्टेट है, आइगन वैल्यू 1 है। और यहां से क्या समझ में आ रहा है बोलिए, पूरा लिखने दो बेटा। ये इसकी आइगन स्टेट है और आइगन वैल्यू एल्फा है, बोलिए। तो अब क्या समझ में आया? 5 3 पे क्या कमेंट है तुम्हारा? तो ये तो है, ये तो किसी ना किसी से मैच करेगा। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 पे क्या कमेंट आया? अब मैं पूरा कंपेयर करवाता हूँ, मतलब पूरा स्टोरी को फाइनलाइज करता हूँ। यहां था psi1 psi2 psi3 बी के। अब मैं पूछ रहा हूं इसका मैचिंग किसी एक से तो होगा, किसी से करा देते हैं, लेट करके कर देते हैं। बताओ, इसका तो होगा भाई किसी ना किसी के साथ में। तो आप अगर ऐसे लिख लो कि बाई चांस लेट ये ऐसे हो, तो इनमें से कोई एक जरूर है ऐसा। लेट इसको मैं बोल देता हूं कि ऐसा है, आया ना? तो इनका तो एक कॉमन बन जाएगा जिसका नाम ये लिख सकते हो आप, कॉमन आइगन वेक्टर बन जाएगा। बट क्या 5 2 और 5 3, 5 2 को मैं कुछ ले लेता हूं, या फिर डायरेक्ट वैसे बात कर लो ना, बिना लिए बात कर लो यार। ऐसे तो समझ गया ना, वो पिछली पहली बात थी यार। मान लो इसका इसका तो बनेगा किसी के साथ, तो ये कॉमन सेट मतलब बन गया इसका। ठीक है, अच्छा
क्या इसका बनेगा? बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। यही सुनना। लेट बन रहा हो, लेट बन रहा हो, किसके साथ? लेट इसी के साथ बना देते हैं, ठीक है। लेट इसके साथ बन रहा हो, लेट किया है, ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, हमने चूज किया है होने वाला, ठीक है। मैं उस चूज वाले को ऊपर लिख देता हूं, ये हमने हटा दिया है, या फिर ऐसे ऐसे ही ठीक है ना, ठीक है। इसका अगेन दो पॉसिबिलिटी है, इसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो लेट मैंने यहां पे भी यही मान लिया कि हो रहा है, यहां भी यही माना तो हो रहा है, ठीक है। अगर तुम ये दोनों जगह हो रहे हैं तब तो कॉमन सेट बन जाएगा, है ना। और अगर ऐसा हो कि यहां हो रहा है लेकिन यहां नहीं हो रहा होता तो नहीं बनता, पूरा सेट थोड़ी बनता, कॉमन सेट थोड़ी बनता। और बाई चांस यहां नहीं हो रहा हो और यहां हो रहा हो तो भी नहीं बनता। तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, कॉमन बेसिस बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो मतलब अगर बनता तो फिर तो सेम पी होती, साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल होते, और अगर नहीं बन रहा तो नहीं होते। आया जी समझ में? पक्की बात है। अब अच्छा, बी केस क्या था? बी था दोनों ही केस में डिजनरेसी हो, ए की भी और बी की भी। अब तुम्हें डिजनरेसी का समझ में आ गया ना? भाई उन दोनों को बराबर करो, कुछ भी करो यार, मैं जनरल रहना चाहता हूँ। डिजनरेसी एग्जिस्ट होने तो ये उल्टा पुल्टा मामला तो होता ही है, मतलब वहां पे जरूरी नहीं है वो बनेंगे ही। सेम कमेंट कर सकते हो तुम अभी कि एक से ही डिटरमाइन होता है, ऐसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक में भी नॉन डिजन मतलब डिजनरेसी होती है ना, उससे ही पंगा हो जाता है, दूसरी की जरूरत ही नहीं है। अपने उधर बी का कोई मामला ही डिस्कस ही नहीं किया, बी का नॉन डिजनरेट था, डिजनरेट था, अपने कोई लेना देना ही नहीं था पीछे के डिस्कशन में। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। बी का डिजनरेसी था या नहीं था उस बात का कोई सेंस ही नहीं था, अकेले ए से ही बातें हुई थी पूरी, अकेले ए से ये डिसाइड हो गया था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कॉमन सेट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। तो फिर बी इरिलेवेंट हो गया। इस केस में भी कमेंट सेम ही रहा कि साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती है मैट्रिसेज, ठीक है। अब मेरा फाइनल कमेंट आ रहा है, आप मैं कहूंगा कि मैं नया तरीके से लिखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। टू मैट्रिसेज, टू स्क्वायर मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेट टू बी, matrices two square matrices are said to be simultaneously diagonalizable या एक मिनट, कैन will be simultaneously diagonalizable if एक मिनट, will be simultaneously diagonalizable if they commute and both have non-degenerate eigenvalues, ठीक है, and they may or may not be simultaneously diagonalizable if any of them have degenerate eigenvalue, any of them or both, any of them or both have, है जाएगा ना, एक की बात करो ना, हैज या बोथ है लिख दो, वो अंग्रेजी मत जाओ, डिजनरेट आइगन वैल्यूज। बेटा जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसे ही नहीं है ये, आपको अगर समझ आया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो घर से पे खुद से करिए, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, तो कुछ भी ऊपर नीचे लगता है, अंग्रेजी का भी लगता है तो बोल लीजिए। टू स्क्वायर मैट्रिसेस विल बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल if they commute and both have non-degenerate eigenvalues, both, एक के भी हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी, both, ठीक है।
एंड दे मे और मे नॉट बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल, हो भी सकती है नहीं भी। इफ एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, एक्चुअली वन लिखना चाहिए ना, या एनी ऑफ देम भी ठीक है, एनी ऑफ देम ठीक है, एनी ऑफ देम और बोथ हैव डिजेनरेट आइगन वैल्यूज, या कोई एक के पास डिजेनरेसी हो या दोनों के पास भी डिजेनरेसी हो, तो फिर पंगा हो सकता है भाई। क्लियर है? साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल वर्ड का मीनिंग क्या है पूछे तो कोई, पी सेम होगा, पी सेम होगा। हाँ पी बोल दे तो मॉडल मैट्रिक्स में खुद समझ जाऊंगा कि यहाँ पी सेम होगा, आया ना। अब पी सेम होने का मतलब है आइगन वेक्टर सेम हो, कॉमन सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स बने। ठीक है, हैवी सा अच्छा सा बढ़िया सा था, बट आ गया समझ में। ठीक है, चलिए चाहता हूँ इसकी फोटो ली जाए, क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको तुम्हें देने में पसीने आ सकते हैं, मुंह खोलने में पसीने आ सकते हैं। मुंह तभी खुलेगा जब क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी तभी होगी जब खुद से करोगे घर पे 2 बार। तो बाद में तेरे एक चैप्टर बांटे आएगा, दूसरा पूरा चैप्टर, सारे सारे चैप्टर मैट्रिक्स से बड़े हैं, सबको एक एक मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे एक अल्लाह बच्चा क्यों थोड़ी वो करेगा। और मैं क्या पढ़ा रहा था यार, डायगोनलाइजेशन, डायगोनलाइजेशन, ठीक है। ओके, पानी दो यार, अरे भर लाओ यार, इसमें भर लाओ फिर भाई, मतलब कोई कोई दुश्मनी है मेरे से, अब तो रहने दे। ठीक है, तो अब है इसका डायगोनलाइजेशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट। ठीक है, इससे पहले ऊपर के जो 3 टॉपिक है जो इंटरवल के बाद किए हैं, 2 मिनट में रिवाइज कर लो। क्या क्या टॉपिक थे, ले बेटा एक बार रिवाइज करवा दे। टॉपिक का नाम लिख दे, जो कंक्लूजन है वो लिख दे। बोल दोबारा बोल। कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं है ये, अल्फला थोरम है ना ये। हाँ, तो थोड़ी सा दिखा वो बाद में, थोरम ही है, मैं अब देखा हूँ। ठीक है ठीक है, बोलो भाई ये थोरम क्या है, कौन बोल रहा है खड़ा करके पूछता हूँ। हाँ ये पठान, बोल। आराम आराम से कूल होके बोल, कौन सी इक्वेशन नाम लेना पड़ेगा ना, ये इसकी इक्वेशन। हाँ आराम से बोल बेटा, कोई बात नहीं। कोई इक्वेशन नहीं, तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसको मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करती है। हिंदी में बोल दे, अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है, फीलिंग होनी चाहिए बस समझ की। ठीक है भाई, स्टेटमेंट बस हो गया पहला। दूसरा था इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन में 3 चीज थी, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या था, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, ए की जगह लैम्डा डाल लो, तो पहले क्या किया था, लैम्डा की जगह ए डाला था, उल्टा कर दो, है ना। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, हायर पावर्स, ए एन लिख दे बेटा, हायर पावर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा था इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। वाहियात एप्लीकेशन थे, बनाने वाले को बाद में शर्म ही आई होगी, आया ना। ठीक है, हाँ कंपटीशन के लिहाज से तो बहुत ही वाहियात है। ठीक है आगे बढ़िए, पहला टॉपिक खत्म। दूसरा बताओ क्या टॉपिक था, बोलो बोलो। अरे सारी क्लास बोलेगी तो समझ आएगा। एक बात मैं बता दूं तुमको पहले, तुम 1 से 5 क्लास में पढ़े थे, वहां एक शेड्यूल होता था। अरे पहले रुक जाओ, रुक जा 2 मिनट रोक, ध्यान दे रहा हूं। वहां एक पैटर्न होता था, मान लो 9 से 2 तक क्लास चलेगी, ऐसे ही चलती थी लगभग, 8 से 1
2 से 2 ऐसा कुछ। शुरू के 3 घंटे तो मैडम सर आके पढ़ाएंगे, लास्ट के 2 घंटे पढ़ा हुआ निकाल लेंगे चिल्ला चिल्ला के। ए फॉर एप्पल ये लास्ट के पीरियड में होते थे। आना बोलो, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? अब क्या होगा? चिल्लाना है, आया ना? लिखवाओ टॉपिक। सिमिलर मैट्रिसेज, सिमिलर मैट्रिसेज एंड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एस लगा बेटा, एक्स नहीं वहां पे। अरे ठीक है, ऊपर कर फिर इसको। हाँ भाई, सिमिलर मैट्रिसेज किन को बोलेंगे? इधर आ। अरे चलो यार, चिरंजीव, चिरंजीव, ए भाई चिरंजीव, नया है तो भी तो पूछ रहे हैं। नए वालों को पता कैसे चलेगा कि डुअल कम्युनिकेशन है? फिर तो बात नहीं करेंगे तुम। हाँ ना भाई, ये गीता, गीता सोरन। यस सर। हाँ बेटा, सिमिलर मैट्रिसेज कौन दो मैट्रिसेज को बोला जाएगा? जब जो उनकी यूनिट मॉडल मैट्रिक्स है सर वो इन्वर्टेबल होगी दो मैट्रिक्स की, तब हम बोलेंगे अरे कि वो दोनों मैट्रिक्स नहीं सिमिलर हैं। नहीं 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 नहीं, मिक्स कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, किसी और को उठाते। रेखा भट्ट, जी सर। बताइए। सर जब वो कंडीशन फॉलो करेंगे पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू बी। सर जब वो एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, लिख दे बेटा। सही है भाई इसका। अगर ऐसा कुछ रिलेशन दोनों के बीच में होगा तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या बोलते हैं, दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, इस रिलेशन में कुछ खास बात भी है। खास बात क्या है छोटे लाल? छोटे लाल, चल अंजलि बोलेगी। अंजलि यस सर। बता, खास बात क्या है सर इस ये रिलेशन में? यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा सर। अरे ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, बढ़िया बात है। और क्या खास बात है? सर पी जो है वो मॉडल मैट्रिक्स है, वो तो इसका नाम हुआ बेटा। टाइप इन्वर्टिबल होगा सर। पी इन्वर्टिबल है, वो भी कोई बात नहीं, वो दिख ही रहा है, थोड़े दो पर दिख रहे हैं। पी इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ है ना? यस सर। अच्छा, और क्या खास बात है इस पी की? यूनिटरी मैट्रिक्स है, हाँ मॉडल यूनिटरी मैट्रिक्स है, है। यूनिटरी यस है, सर। ये बोलो। ठीक है, चलिए। यस सर। लिख दो आप, पी यूनिटरी है। और दूसरा पॉइंट क्या है? पूरा उसको बोला जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जा रहा है। पी के लिए तो जस्ट यूनिटरी है, पी आपकी इन्वर्टिबल है, लिख दीजिए। पी इन्वर्टिबल है, पी नॉन सिंगुलर है, कोमल वो लगा ओब्लिक, हाँ ठीक है। पी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब है पी इज मेड ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी आइगन वेक्टर को अभी नहीं घुसाते हैं, बाद में घुसाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही है बस। क्लियर है? चलिए, सिमिलरिटी मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिसेस समझ में आया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या करें, वो अब आएंगे ना। सिमिलर मैट्रिसेस में क्या सिमिलर होता है, क्या डिफरेंट होता है? ठीक है, कौन बताएगा? हाँ भाई, कामीन। यस सर। बता बेटा, क्या क्या सिमिलर होता है, क्या डिफरेंट होता है? सर ऑर्डर और आइगन वैल्यू, रैंक, डिटर्मिनेंट और ट्रेस सेम होता है, आइगन वेक्टर डिफरेंट बढ़िया भाई, लिख दे भाई। होते हैं। लैम्बडा ही लिख दिया अगर यार। हाँ, सिंबल क्या है? हाँ,
छोड़ो उसको। रेट डिटरमिनेंट वैसे आ रहे हैं क्योंकि आइगन वैल्यू सेम है, तो वो तो अपने आप ही फोकट में ही सेम हो गए बेचारे। ऑर्डर डिफरेंट क्या है? आइगन वेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा। आइगन वेक्टर्स डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, खत्म, याद रहेगा। चलो थर्ड पे आ बेटा, थर्ड टॉपिक इंटरवल के बाद में, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बताओ भाई, डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑब्टेनिंग डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ ए, डीए को ऑब्टेन करना। ठीक है, तो पहले लिख डायगोनलाइजेशन का मीनिंग, मीनिंग ऑफ डायगोनलाइजेशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ डायगोनलाइजेशन, डीए ऑब्टेन करना ए से, ये है। हाउ वी डू द डायगोनलाइजेशन, उस पे अभी आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो। मीनिंग ऑफ डायगोनलाइजेशन, ऑब्टेनिंग ऑफ डीए। बेटा वो लगा ना, वो एरो लगा बीच में या कुछ लगा? हाँ, ऑब्टेनिंग ऑफ डीए फ्रॉम ए, ये डायगोनलाइजेशन है। क्लियर है भाई? अब आते हैं हाउ वी डू द डायगोनलाइजेशन। नया क्वेश्चन लिख दे यहाँ पे नीचे। हाँ, हाउ वी डू डायगोनलाइजेशन, बताओ आंसर क्या होगा? यार मैं क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैं फेंक फेंक के मारूंगा बोतल। हाउ वी डू डायगोनलाइजेशन, बताओ कैसे करते हैं? तेज बोलो सब। वाया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, गधों की तरह नहीं, ढंग से मजबूती से, वाया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बट इसमें एक खास बात होगी तो ही होगा कि जो P है वो आइगन वेक्टर्स की बनी होनी चाहिए, A के आइगन वेक्टर्स की बनी हुई होनी चाहिए। तो इसको पूरा करो, वाया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग P, उसी में ही यूजिंग P मेड अप ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ A, बोलो, आइगन वेक्टर्स ऑफ A। अब उसको बता दो कि P ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, P को लिख दे, P क्या होनी चाहिए? P है वो आइगन वेक्टर्स की बनी हुई होनी चाहिए, तो x1 x2 x3 वो डाल दे उसमें। ठीक है, ये समझ जाओगे मैट्रिक्स। ट्रिपल साइन लिखा है तूने, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर P ऐसी हुई तो DA कैसी आएगी वो भी लिख दे। अरे जो ऑर्डर इसका आइगन वेक्टर्स का हुआ वही तो आइगन वैल्यू का ऑर्डर होगा डायगोनल पे। भाई DA क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन था ना। DA क्या होता है? आइगन वैल्यूज। ठीक है भैया, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्लीट। यहां पे लेकिन एक जंग छिड़ी, करो ऊपर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन एरो डाल, एरो। क्वेश्चन आया कि कौन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होंगी। पहला लिख बेटा, विच मैट्रिसेज आर डायगोनलाइजेबल, विच मैट्रिसेज आर डायगोनलाइजेबल। बताओ क्या कंक्लूजन निकला था? कंक्लूजन देखो याद मत रखो, मैं कहूंगा सिस्टम से जाओ, कंक्लूजन अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, डायगोनलाइजेबल के लिए क्या चाहिए तुमको? क्रॉस कर दे उधर राइट में, क्रॉस। P इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, मैं एक साइड प्रोसेस दिखाता हूं, एक साइड कंक्लूजन दिखाता हूं, बीच में लाइन डाल दे बेटा। ठीक है, तो लेफ्ट में प्रोसेस, P इनवर्स शुड एग्जिस्ट, लिख दे। P इनवर्स शुड एग्जिस्ट, ऐसे ऐसे पॉइंट में लिख देना ना, शुड एग्जिस्ट, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, P इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटरमिनेंट P का नॉन जीरो, और दैट ये चीज होना चाहिए। इसके लिए, इसके होने के लिए क्या होना चाहिए?
लीनियरली इंडिपेंडेंट होने। कौन, कनपटी मारूंगा, कौन होते लीनियरली इंडिपेंडेंट? आइगन वेक्टर्स। मुंह क्यों ना खोल रहे यार, ये छोरी आइगन वैल्यू बोली थी, कोई कुछ भी बोल रहा है बीच में, कोई बोल ही नहीं रहा। x1 x2 x3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लिख दे बेटा। आइगन वेक्टर्स ऑफ ए शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या हो गया उधर ही, कि आइगन वेक्टर्स शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। खत्म। आना बोलिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो P नॉन जीरो आएगा, तो फिर P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, खत्म। ये कंक्लूजन है, ये प्रोसेस है। आई बिलीव इन प्रोसेस, क्योंकि कंक्लूजन तुम भूल जाओगे, तुम कुल का कुछ चेपोगे। है ना। नीचे एक क्वेश्चन है बेटा, ये 4 को हटा ले पहले, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे चल जा, नेक्स्ट पेज पे चल जा, फोटो ले लेगा कोई बाद में जो शॉर्ट बना रहा बेचारा। ठीक है, क्वेश्चन डाल, क्वेश्चन। इफ द मैट्रिक्स हैज नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज देन इज इट डायगोनलाइजेबल और नॉट? ठीक है, if the matrix has non-degenerate eigenvalues then is it diagonalizable? और क्वेश्चन मार्क, बस आ गया ना अपने आप ही। क्या ये डायगोनलाइजेबल है? अरे ठीक है अंग्रेजी, तो कोई समस्या है तो आंसर बता। क्वेश्चन देख लिया तो होगा, क्यों होगा? यस डायगोनलाइजेबल, लिख दे बेटा, यस डायगोनलाइजेबल। बता भाई क्यों होगा? ये रेखा भट्ट बताएगी। सर क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। क्योंकि सर इस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, उससे क्या होगा बेटा? सर तो P एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं होगा, P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आराम आराम से बोल, डिटरमिनेंट ऑफ P नॉन जीरो होगा जी और सर, फिर P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी कि P जी। क्या बोलते हैं, P है वो इन्वर्टिबल है। इसका मतलब सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यस बिकॉज द आइगन वेक्टर्स ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइगन वेक्टर्स ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स या इफ द मैट्रिक्स, लिख दे, इफ द मैट्रिक्स हैज डिजनरेट आइगन वैल्यूज देन इज इट डायगोनलाइजेबल? पूछ लो किसी से, पांडे। Sir, no, not diagonalized. तो इसको कल भी धमकाया था, इसका कोई ना कोई स्क्रू ढीला है। सर मतलब डिपेंड करेगा कि जो मेरा तेरी linearly खोपड़ी independent खोल दूंगा वो पांड्या। कितने मोटे शब्दों में बोला नो। चले खून तो मेरा तब का ही खोला पड़ा है, मेरे तो कल का खोला पड़ा, मेरे को सुबह तक खोला पड़ा था ये। मैं इसको पता है क्या सोच रहा हूँ सुबह तक भी, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पांडे ने गलती करी क्यों करी? मेरे को, मैं सोच रहा इसके पीछे रीजन क्या था। इसके पीछे रीजन था कि पांड्या को ना ये नहीं पता था कि वो वाली बात कि कैट से ब्रा में कैसे आते हैं। पक्की बात है ये। पांड्या तू पहले ये क्लियर कर भाई, आगे बाद में बढ़ेंगे। कर, कल ये गलती हुई थी ना, बाद में तुमने सुधार किया था ना, माँ की सो yes बने तेरे sir को। यार पूरी रात सोच रहा है भाई साहब ये पांडे से गलती हुई तो हुई कैसे? सर मैं भी सोच रहा था कि हुआ कैसे, सोच रहे हैं उल्टा। अच्छा, कल का तो सोच रहा था, आज कैसे करे था हरामखोर? सर आज इसमें आज भी तो गोबर कर ही दिया। नहीं सर, इसमें डिपेंड करेगा कि लीनियरली अरे अब इंडिपेंडेंट तो है जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले नो क्यों बोला?
वो भी इतनी मजबूती के साथ। भाई सीधी बात ये है, थोड़ा शब्दों का चयन करके बोले, क्योंकि ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है यार, ये जिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो जानते नहीं उनको बता तो दें कम से कम, तुम सच में नहीं जानते। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुमने नाम ही नहीं सुना इसका। वहां पे ऐसे लोग तैयार किए जाते हैं तो मतलब एक बंदा है ना 100-200 को मार दे, इस क्षमता वाले लोग तैयार किए जाते हैं, हमजा टाइप। नहीं ये पर्सनल जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया है ना, क्या करें, पर जीके कमजोर है। आया ना, अभी दिल्ली में वो हुआ था बम ब्लास्ट, लाल किले के सामने। जम्मू की नहीं है वो, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। वाह, हाँ, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। लिख अल-फलाह की स्पेलिंग लिखी ताकि आगे से याद रहे इनको। अरे अल मतलब AL, फला मतलब तू समझ रही है, डैश डाल बेटा, फला मतलब PFA, और उसकी जो है वो है FALAH। साले खपीटर, हाँ, अल-फलाह। कम से कम यार जोक पूरा तो सही से जाए। वो जो लोग थे ना, जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्चुअली, वो सब यहाँ के थे। तब से हम ऐसे करते, समझ रही है, असला बारूद वाले लोग थे। ठीक है, चलिए अब आते वापस से, ये पांड्या ने माथा खराब किया तो एक बार रिस्टोर करते हैं। इफ द मैट्रिक्स हैज डिजनरेट आइगन वैल्यू, एस लगा उसके, देन इज इट डायगोनलाइजेबल, विल डिपेंड, हो भी सकती है नहीं भी, मे और मे नोट लिख दे, मे और मे नोट। अच्छा, मे कब होगा, मतलब मे वाला आंसर कब होगा, मतलब कब होगी डायगोनलाइजेबल, अगर जो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लिख दे, मे के नीचे लिख दे एरो लगा के, इफ आइगन वेक्टर्स बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही बात है, कंडीशन यही है, उसमें दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, निकाल के देखेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं है, वो कंसेप्ट में दिक्कत आ सकती है कभी कभार, डिफेक्टेड मैट्रिसेज भी होती हैं, कह रहा था ना मैंने, ये जरा एंडलेस टॉपिक है, कंसेप्ट पे नहीं चल रहा कई बार। उधर लिख दे, मे नोट कर लिख दे, इफ आइगन वेक्टर्स बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है भैया, क्लैरिटी है, पूरा कंक्लूड हो रहा है अच्छे से। चलो नेक्स्ट पेज बदलो, क्वेश्चन, क्वेश्चन था दो मैट्रिसेस को लेके। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से आप क्या समझते हैं, बताओ, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अरे चिरंजीव, ओ भाई, कई बार बहनें भी होती है, नाम उल्टा पुल्टा ही रहते हैं, एक बार बता तो दे, भाई है बहन है। मनीषा दीदी, सॉरी मनीषा, इनके क्या सांप सूंघ गया बेटा, तू दूर थी क्या फोन से, दूसरे कमरे से आई है। नो सर, फिर माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, माइक्रोफोन बोलते क्या इसको, है पक्का।
एल्फला से है क्या? भाई समझते थे। अच्छा बता भाई, क्या नाम है तेरा मनीषा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन ऑफ टू मैट्रिसेस? मैट्रिसेज। सर वे कम्यूट करते हैं। साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सिर्फ इतना क्वेश्चन है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हेन द टू मैट्रिसेस विल बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल, वो बाद में आएगा क्वेश्चन। अब ये साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन से तुम क्या समझते हो? यार गर्दी आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है ना। यार अभी नोटिस हुआ है भाई, ये मुझे लग रहा है इनमें से कुछ जो जगह बच गई ना, वहां से कुछ कीटाणु कीटाणु आ रहे हैं। अरे यार, ये मतलब ये है कि वो अब तुमने ब्लॉक कर दिया, वो फिलअप हो गया, और फिर अब हवा चलती है ऊपर से तो वो नीचे आता है छोटे छोटे छेदों में से ऊपर। मतलब मुझे लग रहा है वो कबूतरों को बैठने के लिए वो कांटे लगाए जाते हैं ना, तो मुझे वो रोप ये भी है क्या? नेट तो छत तक कैसे लगाए नेट तो? पहले पहले क्वेश्चन कराओ, 2 बज लिए मेरे भाइयों, मेरा खून मत पियो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइमल्टेनियस डायगोनलाइजेशन? तुम बता यार। पी सेम होना चाहिए यार सर, है ना? मॉडल मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो, जो सिंपल है ना वो बोलो। कॉम्बिनेशन वेक्टर्स होने चाहिए, पहले बोल दे जो काम की चीज है वो अपने आप समझ जाएगा। लिख बेटा, क्या कर रही है तू? पी दोनों सेम होना चाहिए। मॉडल मैट्रिक्स यूज्ड फॉर डायगोनलाइजेशन बी सेम फॉर बोथ। पूरा लिख दे। P should be same for both। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एक सेकंड रुकिए, हाँ चलो ऐसे आने देते हैं। व्हेन टू मैट्रिसेज आर सेट टू बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल। व्हेन टू मैट्रिसेज आर सेट टू बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल, बताइए। तो इसमें आंसर करिए, पहला पॉइंट लिखिए, इफ दे कम्यूट। ठीक है, इसी में एड ऑन कर देते, 2 ही पॉइंट बनाते बस, कम्यूट और नॉट कम्यूट का। ठीक है, तो सॉरी कम्यूट तो करनी पड़ेगी। इफ दे कम्यूट एंड, एक बार लिखना मत, एंड बोथ हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज। ठीक है, बस काम हो जाएगा। देन उनका कॉमन आइगन बेसिस बन जाएगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि नॉन डिजनरेसी का केस है। तो सीधा बस ये आ गया, इफ दे कम्यूट एंड बोथ हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज। बोथ हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज। सेकंड देखना, इफ दे कम्यूट एंड एंड देयर एग्जिस्ट कॉमन आइगन बेसिस। बेसिस बोल दिया ना, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयर एग्जिस्ट कॉमन आइगन बेसिस, बस। इस दोनों को हटा के सिर्फ ये लिख सकता हूं, एक में हो जाएगा नीचे में। बोलो यार, बहुत स्मार्ट अप्रोच था, है ना? बोलो। हाँ, लेकिन मतलब निकालने में जोर आएगा। बेटा एक काम कर, तू पहले वाले को मिटा मत, नीचे लिया, मेरे को दे। इसका आंसर सिर्फ इतना सही है, इफ दे कम्यूट एंड दे हैव कॉमन आइगन बेसिस। सही है कि नहीं है? अब जो कॉमन आइगन बेसिस है ना, वो 2 किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा। एक तो इसमें, है ना? बोलो। और एक डिजनरेसी में भी कर सकता है। इन केस ऑफ डिजनरेसी भी
कर सकता है। इन केस ऑफ डीजनरेसी भी कॉमन आइगन बेसिस एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर किसी को डीजनरेसी पे कमेंट करवाना हो तो भाई उसमें भी कर सकता है। ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट नहीं है कि डीजनरेसी केस में कॉमन आइगन बेसिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, कर भी सकता है, उसमें भी साइमल्टेनियसली डायगोनालाइजेबल हो सकती है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं दो, तो वो साइमल्टेनियसली डायगोनालाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, विल डिपेंड ऑन द लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चंस के थ्रू हो ही गया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हाँ अब तू देख अपने हिसाब से तू क्या करेगी।